आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 10th साइंस 2 का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने आपको बता दिया है। अब सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर का नाम यही है, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 और सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। तो पहले भाग 1 आज हम पढ़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि जीवन प्रक्रिया होती क्या है। लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? जीवन प्रक्रिया किसे कहते हैं? दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, जीवन प्रक्रिया किसे कहते हैं। अच्छा, अब एक बात आप खुद सोचिए, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो आपका आंसर होगा, पहला तो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, भोजन लेते हैं, गमन करते हैं, प्रजनन करते हैं। ऐसी ढेर सारी प्रक्रियाएं हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं के समन्वय को, सारी प्रक्रियाओं के समुच्चय को, सारी प्रक्रियाओं को मिला जुला करके हम नाम देंगे जीवन प्रक्रिया। अब परिभाषा अगर आपको बनानी हो इसको, अगर एक वाक्य में, एक सुटेबल वाक्य में अगर हमको आप समझाना चाहें कि जीवन प्रक्रिया क्या होती है तो क्या बताएंगे? जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए क्या कहा मैंने? जीवन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए की जाने वाली सारी क्रियाओं को, सारी प्रक्रियाओं को हम कहते हैं जीवन प्रक्रिया। और सारे सजीव, सारे लिविंग थिंग्स, वो चाहे प्राणी हो चाहे वनस्पतियां हो, वो अपने जीवन को बचाए रखने के लिए इन क्रियाओं को करती है। अब ये क्रियाओं का एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता देंगे क्या है? श्वसन है, पाचन है, प्रचोषण है, नहीं गमन है, ब्लड सर्कुलेशन है, प्रजनन है। ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर के जीवन प्रक्रिया का नाम इनको दिया जा सकता है। अब जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, आप समझ गए ना? जीवन की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए, जीवन की सातत्यता को बनाए रखने के लिए की जाने वाली सारी प्रकार की प्रक्रियाओं को हम कहते हैं जीवन प्रक्रिया। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? व्हाट डू यू नो अबाउट लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस इज ए bunch of all the action to sustain the life. लाइफ को सस्टेन करने के लिए, टू कंटिन्यू द लाइफ, लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं, जितने भी एक्शन हम करते हैं उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ द लाइफ। अब उस लाइफ प्रोसेस में अब अगर मान पोषण की बात करें तो पोषण में सबसे पहले होता है अंतर ग्रहण, ठीक है? फिर क्या होता है? पाचन। फिर क्या होता है? अवशोषण, ठीक है? फिर क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण। अब ये इतनी प्रक्रियाएं आपके इसमें आएंगी जीवन प्रक्रिया में। तो आज भोजन करने बैठे, पहले भोजन के निवाले को अपने मुंह में डालते, उसे अंतर ग्रहण कहते हैं। अंतर ग्रहण के पश्चात उसका मुंह से ही पाचन होना शुरू हो जाता है, ठीक ना? फिर जाता आमाशय में, छोटी आंत में, ये सब पाचन प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। छोटी आंत में उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और लास्ट में जाकर के कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण होता है। इतनी प्रक्रियाएं जीवन प्रक्रिया है। लेकिन इन प्रक्रियाओं में एक प्रकार का एडजस्टमेंट होता है, एक प्रकार का समन्वय होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है ना? अंडरस्टैंडिंग, अगर इसमें से किसी भी एक प्रक्रिया को हम डिस्टर्ब कर दें तो बाकी की प्रक्रियाएं अपने आप रुक जाएंगी। एग्जाम्पल, ये पाचन की प्रक्रिया आपकी खराब हो गई, नहीं हो रही है। जब पाचन की प्रक्रिया नहीं हो रही, जब पचेगा नहीं, तो अवशोषण नहीं होगा, ऊर्जा नहीं बनेगी, और जब पाचन नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि अंतर्ग्रहण होता रहेगा, ये भी अपने आप बंद करना पड़ेगा। जब आपके पेट में गया हुआ भोजन पच नहीं रहा है तो क्या फिर आप कुछ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं को होने के लिए इनके बीच में एक प्रकार का क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक ना? एडजस्टमेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। उस अंडरस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं? समन्वय, कोऑर्डिनेशन। क्या है?
कोऑर्डिनेशन। अब समन्वय किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के अंगों को क्रमानुसार कार्य करने की क्षमता को समन्वय कहते हैं। अब पाचन में इतनी क्रियाएं हैं, अंतर्ग्रहण तो मुंह से होगा पक्का। मुंह ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी प्रक्रियाएं रुक जाएंगी। इन सब में एक प्रकार का क्या है? समन्वय है, एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज द सेट ऑफ एक्शन इन ए सीरियल्स। ओके, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये जो जीवन प्रक्रिया होती है, कोई भी प्रक्रिया हो, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। तो जीवन प्रक्रिया के लिए हमें ऊर्जा मिलती कहां से? भोजन से। जो भोजन लेते हैं, जो खाना लेते हैं, जो ईंधन लेते हैं, उससे हमको जीवन प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखना, अगर ये प्रश्न आपको कभी मिलता है, जीवन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हमें ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? भोजन से होती है। ठीक ना? अब भोजन भी कई कैटेगरी में बांटा गया है, कार्बोज है, प्रोटीन है, वसा है ना? तो वो जो खास प्रकार का भोजन है वह है कार्बोज, ग्लूकोज ना। कार्बोज से हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है। किससे? कार्बोज से ऊर्जा की प्राप्ति होती है भोजन से। अब भोजन के कौन से घटक के? कार्बोज से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अच्छा, अब ये कार्बोज की जो ऊर्जा है हमें प्राप्त कहां होगी? मुंह में हो जाएगी, बड़े आंत में होगी, छोटी आंत में होगी, आहार नाल में होगी, किधर होगी? तो आपका उत्तर होगा तंतुकणिका। क्या है? तंतुकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना? तंतुकणिका में ऊर्जा प्राप्ति का जो अंग होता है वो कौन सा होता है? तंतुकणिका होती है। तंतुकणिका में ही वहां होता है कोशिकीय श्वसन होता है, और कोशिकीय श्वसन के पश्चात हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए तंतुकणिका को शरीर का या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है ना? हमें पावर वहीं से मिलती है। अच्छा, तो ये कार्बोज से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस रूप में होती है? याद रखना, एटीपी के रूप में। क्या है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें एडेनिन है, थायमिन है, और फास्फेट के 3 पार्टिकल, 3 अणु हैं, ये मिला करके बनते हैं एटीपी। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती कहां? तंतुकणिका में। ठीक है ना? अब ये जो एटीपी से ऊर्जा प्राप्त हुई, एटीपी बना कहां से? बना कार्बोज से बना। अब ये जो कार्बोज से ऊर्जा बनी, तो 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा मिलती है। ऐसा लिखिए, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम कार्बोज से। याद रखना ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के लिए, ब्लैंक के लिए, आपको ये मैच करने के लिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त हमें हो जाती है। इस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करने का ये तो विधान था। अब एक्चुअली क्या क्या रियल में प्रोसेस होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखो, ये अब हमको ये पढ़ना है, सजीवों में जो प्रक्रिया होती है, जीवन प्रक्रिया है, उसके लिए ऊर्जा मिलती है भोजन से। ठीक है ना? अब भोजन हमें ऊर्जा देता कैसे, कौन सी प्रक्रिया है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब ये जो सजीवों और ऊर्जा निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? ये श्वसन के द्वारा होता है। किसका? श्वसन, ब्रीदिंग। ठीक ना? अब श्वसन, ये आप जैसे कहते हैं श्वसन से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? श्वसन से भोजन का पाचन होता है। याद रखना, श्वसन से ही भोजन का पाचन होता है, उससे ऊर्जा मिलती है। अब आप बड़े चक्कर पड़े कि श्वसन से कैसे भोजन पाचन होता है? श्वसन तो हम सांस लेते हैं, आगे बाहर निकालते हैं, तो ये श्वसन 2 प्रकार का हो जाता है। एक होता है शारीरिक स्तर पर, शरीर स्तर, और एक है कोशिकीय स्तर। एक है कोशिकीय स्तर। तो श्वसन के हमें 2 स्तर हो गए, एक शरीर का स्तर है, एक कोशिकीय स्तर है। ये जो शरीर का स्तर है, आप इसे जानते हैं, आप इसी को मान भी रहे हैं, आप इसी को देख भी रहे हैं। हम सांस लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। लेते समय हमें ऑक्सीजन की बहुलता होती है,
और बाहर निकालने में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये शारीरिक स्तर को श्वसन क्या बोलते हैं? जब हम वायुमंडल और फेफड़े के बीच में गैसों का आदान प्रदान करते हैं, इसको बोलते हैं शारीरिक स्तर पर होने वाला श्वसन, ठीक है ना, बॉडी लेवल। लेकिन हमें ये देखना है कोशिकीय श्वसन, ठीक है ना, ये कोशिका में एक प्रकार का श्वसन होता है, ठीक है ना, और उसी श्वसन के द्वारा कार्बोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है, और उसी पाचन के फलस्वरूप हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। इसलिए एटीपी को ऊर्जा का चलन कहते हैं। चलन जानते हैं? करेंसी, याद रखना। ऊर्जा के चलन किसे कहते हैं? एटीपी को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे ये जो कोशिकीय श्वसन है, कोशिकीय स्तर का है, ये दो प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा दो प्रकार हो जाएगा? एक हो जाएगा ऑक्सी श्वसन, और एक तो आप समझ गए होंगे अनाक्सी। ऑक्सी और अनाक्सी। ये ऑक्सी श्वसन क्या है? जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन करते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन। और अनाक्सी क्या होगा? समझ गए होंगे, मानी वह श्वसन की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती नहीं है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? अनाक्सी श्वसन। तो ये दोनों चीजें होती हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें अनाक्सी श्वसन होता है, और हमारे शरीर के कुछ अंग भी ऐसे होते हैं जहां अनाक्सी श्वसन होता है, जैसे मांसपेशियां हैं, ठीक है ना, और या पानी में भीगा हुआ जो बीज है, अगर हम पानी खेत में बीज बो दिए, बरसात हो गई, भर गया पूरा पूरा खेत, ठीक है ना। अब अंकुरण के लिए बीज को क्या चाहिए? ऊर्जा, और ऊर्जा लेके जाए श्वसन। चूंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए बीज वहां पर अनाक्सी श्वसन ही करता है, ठीक है ना। जितने भी फर्मेंटेशन होते हैं, इडली बनाने में होता है, दही बनाने में होता है, सिरका बनाने में होता है, जितने भी उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, वह अनाक्सी श्वसन ही करते हैं, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आइए ऑक्सी श्वसन पर। ऑक्सी श्वसन क्या है? ए टाइप ऑफ ब्रीदिंग which happens in presence of oxygen is called oxidation, बराबर है। तो अब ऑक्सी श्वसन में हमारा भोजन का पाचन कैसे होता है, कितना होता है, कब और कहां होता है, इसको हम सीरियल से एक तरफ पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है पहला नंबर 1, ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ठीक ना। तो ये है माने ग्लूकोज का विखंडन। अब ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है मैं आपको बताऊं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब हम भोजन को लेते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, तो वो आहार नाल के द्वारा कहां पहुंचता है? हमारे स्टमक में, आमाशय में। आमाशय में पहुंचने के बाद वहां पर जाकर 3 प्रकार के पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं। वो क्या है? वो तीनों पाचक रस भोजन का वहां पर आंशिक पाचन करते हैं। फिर वह आंशिक पचा हुआ भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में होते हैं विलाई, रसांकुर होते हैं। वो पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके कहां पहुंचाते हैं? कोशिकाओं तक। जब कोशिकाओं में भोजन जाएगा, तब वहीं से ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। यह क्या है? ग्लूकोज का विखंडन। अब ग्लूकोज का विखंडन होता कैसा है? सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज कहां जाएगा? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, ठीक ना। जब कोशिका द्रव्य में ये ग्लूकोज पहुंच जाता है, ग्लूकोज, तो वहां पर इसका होता है विखंडन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन।
किसमें होता है ट्रांसफॉर्मेशन इसका, ये पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल, बराबर है। ये पायरुविक अम्ल बनने के बाद इसके साथ कुछ और चीजें होती हैं, वो क्या बनता है, एटीपी बनता है और NADH2 बनता है, NADH2 बनता है, और उसके साथ साथ में यहां पर दो दो अणु बनते हैं ना, यहां पर दो दो अणु बनते हैं। ध्यान देना, ग्लूकोज का पहले पाचन होगा, ग्लूकोज विखंडन, ध्यान देना, सबसे पहले ग्लूकोज का पाचन होगा, कहां होगा, कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में होता किस रूप में होता है, पायरुविक अम्ल, एटीपी और NADH2। ये एटीपी NADH2 के दो दो अणु बनेंगे, ठीक है ना। और ये जो पायरुविक एसिड है इसका रूपांतरण हो जाएगा किसके रूप में जानते हैं, इसका रूप हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम ए, याद करना इसको ऐसे, ठीक ना। ग्लूकोज का विखंडन, ऊर्जा प्राप्त करने का पहला चरण है ग्लूकोज का विखंडन। तो प्रश्न अगर मैं पूछूं आपसे तो ग्लूकोज का विखंडन कहां होता है, याद रखना, ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है, नहीं, ठीक है। ग्लूकोज इज डिकम्पोज्ड इन द साइटोप्लाज्म इन विच फॉर्म, पायरुविक एसिड, एटीपी एंड NADH2, ठीक है। अब उसी में ही पायरुविक अम्ल का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण एसिटिल कोएंजाइम में होगा, और ये पहुंचेगा कहां जानते हैं, ये पहुंचेगा तंतु कणिका में, कहां, तंतु कणिका। ध्यान देना, ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का रूपांतरण हुआ पायरुविक अम्ल के रूप में, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड का रूपांतरण फिर किसमें होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में होगा, और ये एसिटिल कोएंजाइम किस रूप में हो जाएगा, कहां जाएगा, आपके तंतु कणिका में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब तंतु कणिका में पहुंच जाएगा तो प्रोसेस नंबर हमको 2 पढ़ना है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। अब क्रेब्स चक्र में जाने के पहले आपको क्या करना होगा, इसे याद कर लो। ग्लूकोज के विखंडन का पहला चरण क्या है, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोज से ऊर्जा प्राप्त करना, या आपकी श्वसन का पहला चरण क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन। तो ग्लूकोज का विखंडन कहां, ध्यान देना, ग्लूकोज का विखंडन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना। किस रूप में होता है, नाम याद रखना, पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2, ठीक है। अब पायरुविक एसिड का रूपांतरण किसमें होगा, वही होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, एसिटिल कोएंजाइम में। एसिटिल कोएंजाइम ए एक प्रकार का एंजाइम है। अब ये एंजाइम प्रवेश करेगा तंतु कणिका में, ठीक है ना। माने यहां तक परिवर्तन होने तक काम हो गया। परिवर्तन के बाद अगला चरण, पहला चरण था ग्लूकोज का विखंडन, अगला चरण पढ़ेंगे हम क्रेब्स चक्र। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये आपके बड़े काम में आएगा। इसको आप इस क्या बोलते हैं, इसको डेटा के रूप में, एक फॉर्मेट के रूप में आप अगर ले लेंगे, आपको बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ने नहीं पड़ेंगे, याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे बता रहा हूं, आप हेडिंग डालेंगे ग्लूकोज का विखंडन, ग्लाइकोलिसिस। यह ग्लूकोज का विखंडन या ऐसी प्रक्रिया है जो कोशिका द्रव्य में घटित होती है। इस कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विखंडन पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। और उसी में कोशिका द्रव्य में ही पायरुविक एसिड का रूपांतरण एसिटिल कोएंजाइम ए में होता है, नाम याद रखना, एसिटिल कोएंजाइम ए में होता है, और वह एसिटिल कोएंजाइम ए प्रवेश करता है तंतु कणिका में, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए तो मैं आगे बताऊं। चलिए, तो ग्लूकोज के पाचन में पहला चरण था ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज विखंडन समझ गए आप ना, कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में, किस रूप में होता है, पायरुविक अम्ल, उसका पायरुविक अम्ल, NADH2 और ATP के निर्माण होता है।
पार्विक अम्ल का रूपांतरण किसमें हो गया? कार्बोक्सिल एसिड में, सॉरी एसिटिक, एसिटिल एंजाइम में, एसिटिल को एंजाइम हो जाएगा। वो एंजाइम कहां पहुंचा? तंतुकणिका में। अब तंतुकणिका में पहुंचा तो क्या होगा? उस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिल अम्ल, नाम देंगे, या क्रेब्स, एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने बनाया था, क्रेब्स चक्र बोलते हैं दूसरा चरण में। इसमें एसिटिल कोएंजाइम जो होता है उसका विखंडन होता है किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, H2O के रूप में, NADH2 के रूप में, FADH2 के रूप में और ATP के रूप में। ठीक है ना? एसिटिल कोएंजाइम का रूप बस छोटा सा है। क्रेब्स चक्र में क्या होता है? क्रेब्स चक्र होता कहां है? ये तंतुकणिका के अंदर होता है। किसके ऊपर होता है? एसिटिल कोएंजाइम ए पर होता है। तो एसिटिल कोएंजाइम का रूपांतरण होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, NADH2 में, ये एंजाइम है, NADH2 में, FADH2 में और ATP में हो जाएगा। बस प्रक्रिया हो गई क्रेब्स चक्र में। अब ये क्रेब्स चक्र में जो ये इसका निर्माण हुआ है तंतुकणिका में, फिर एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन संवहन, इलेक्ट्रॉन संरूपण या संवहन, इलेक्ट्रॉन संवहन। अब ये तीसरी प्रक्रिया, ध्यान देना, तीसरी प्रक्रिया में जो वहां पर NADH2 बना था, NADH2 टूट करके 3 ATP बनाएगा, ठीक है, और FADH2 टूट करके 2 ATP बनाएगा, और इसके ये तोड़कर ATP बनाने के साथ ATP बन रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल अणु बन रहे हैं, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के भी अणु बन रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बन गए। इस प्रकार से तंतुकणिका में आए हुए कार्बोज का पूरी तरह से क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, पाचन हो जाता है, और उससे प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपने कामों में उपयोग करते हैं। कौन से काम में? जीवन प्रक्रिया में। अब बात समझ में आ गई? तो जीवन प्रक्रिया में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो माने कार्बोज के विखंडन से होती है। कार्बोज का विखंडन कितने चरणों में हुआ है? 3 में हुआ है। नाम याद रखना, पहला चरण है ग्लूकोज का विखंडन, दूसरा चरण था क्रेब्स चक्र, और तीसरा चरण है इलेक्ट्रॉन संवहन। ये लास्ट है। तो हमको मिल गई ऊर्जा। अब उस ऊर्जा को हम किस रूप में उपयोग करेंगे उसके लिए मैं आपको बताऊं, उसके पर जरा ये आंकड़ा आप नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, तो अब तक आपने जो पढ़ा कार्बोज विखंडन, ये ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है, उसको चार्ट के रूप में है। जरा ये चार्ट आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये चार्ट आ जाता है बोर्ड में 3 नंबर का, कितने? 3 मार्क्स का। तो इसमें कुछ चीजें भरी गई रहती है और कुछ ब्लैंक, कुछ खाली रहता है, आपको फिलअप करना है, नंबर लेना है ना, तो इसमें ध्यान रखना। अब सबसे पहले देखो, ये आपने पढ़ा अभी कार्बोज का, मैंने बताया क्या, कार्बोज का रूपांतरण कैसे होगा? कार्बोज में ग्लूकोज का विखंडन होगा, ग्लूकोज का विखंडन होके मिलेगा पार्विक एसिड, और ये पार्विक एसिड का रूपांतरण होगा एसिटिल कोएंजाइम में, कोशिका द्रव्य में। अब ये एसिटिल कोएंजाइम जाएगा कहां? तंतुकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। उस प्रक्रिया के द्वारा NADH2, FADH2 ये पदार्थ बनते हैं, और फिर वो जाता है कहां? इलेक्ट्रॉनिक संवहन की प्रोसेस में। वहां जाके आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये किसका था? कार्बोज का। अगर मान लो ये फैट है, वसा, ठीक है ना, चर्बी, वसा अगर हम खाते तो उसका पाचन कैसे? हमें उस, ये तो कार्बोज का पाचन होके हमें ऊर्जा मिल गई। ठीक है, कार्बोज कैसे? कार्बोज से विखंडन, विखंडन पार्विक एसिड, पार्विक एसिड से एसिटिक कोएंजाइम, एसिटिक कोएंजाइम क्रेब्स चक्र, ऊर्जा। लेकिन अगर मैं वसा खाता हूं, मैं फैट लेता हूं, घी लेता हूं, उसका कैसे होता है? वसा का रूपांतरण होगा वसीय अम्ल में, फैटी एसिड, याद रखना, वसा का रूपांतरण वसीय अम्ल में। अब वसीय अम्ल से आगे सीधा इसका गमन कहां होता है? एसिटिल कोएंजाइम में। वसा से वसीय अम्ल, वसीय अम्ल से ये प्रक्रिया नहीं है, सीधा कहा जाएगा एसिटिल कोएंजाइम से, फिर बाकी प्रक्रिया से।
और अगर प्रोटीन का पाचन होना चाहता है, प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती, तो कैसे मिलती यहां देख सकते हैं। प्रोटीन का रूपांतरण होता अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड बनता है क्या, एसिटिल कोएंजाइम डायरेक्ट, और एसिटिल कोएंजाइम की प्रक्रिया हमारी संपन्न हो जाती है। ठीक है, ये कभी भी याद करने के लिए इतना आप कर सकते हैं। ये तो पूरा अब बताया भी नहीं, पूरा यहाँ कर सकते हैं। कार्बोज का पाचन कैसे होता है, कार्बोज का पाचन का पहला चरण है ग्लूकोज का विखंडन होता, कहाँ होता, कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लूकोज का विखंडन में क्या बनता है, पायरुवेय अम्ल बनता है, पायरुवेय अम्ल का रूपांतरण होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम कहा जाता है तंत्रिका में, और तंत्रिका में क्या प्रक्रिया होती है, क्रेब्स चक्र पूरा होता है ये प्रोसेस। और क्रेब्स चक्र पूरा हो जाने के बाद में उसमें क्या बना, NADH2 या फिर DH2 ATP बना है, वह जाएगा कहाँ, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक संवहन में। इलेक्ट्रॉन संवहन में क्या होता है, ये तीसरा चरण है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा, ऊर्जा बनेगा, और FADH2 और NADH2 से उसको टूट करके ATP बनेंगे, और उस ATP का उपयोग हम करते हैं ऊर्जा के रूप में। ठीक है ना, ये पाचन संबंधी प्रक्रिया आपकी हो गई है। अभी जरा देखें, ये हम ATP से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह कैसे, ध्यान रखना, ये जो चार्ट है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चार्ट का शॉर्ट में आप पढ़ते हैं तो आप पूरा लिस्ट तैयार हो जाता है, एग्जाम में 3 नंबर का आता है। ठीक है, अभी देखिए, ATP से ADP, यह है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जब ATP का निर्माण होता है तंत्रिका में, उसमें से फास्फेट के एक कण टूट करके वो हमें ऊर्जा देते हैं, किसके लिए, जीवन प्रक्रिया के लिए। कैसे देते हैं, ये देखिए, यहाँ पर 3 फास्फेट के अणु हैं, ये देखिए 3 फास्फेट के, ठीक है ना, किसमें, ATP में। ये आगे जाएंगे तो इसमें से, ये देखिए, ये भी क्या था, एक्चुअली एडनिन था, एडनिन के 2 अणु थे ये, और साथ में राइबोज, राइबोज का एक है, ये राइबोज है, ये स्ट्रक्चर है किसका, ATP का। ATP में एडेनिन के, राइबोज और 3 फास्फेट के हैं। आगे जाएगा जब इसका रूपांतरण ADP में होगा तो एडेनिन तो ऐसे ही रहेगा, ठीक ना, और राइबोज ऐसे ही रहेगा। ये जो 3 P है ना, इसमें से एक P जो है अलग हो जाएगा, और जब अलग हो जाएगा तो कितना P बचेगा, 2 डाई, नाम क्या पड़ गया, ADP। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है कोशिकाओं में, और उसी प्रक्रिया के चलते हमें ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है ना, तो यह आपके जीवन प्रक्रिया पार्ट 1 का, माने जीवन प्रक्रिया भाग 1 का पार्ट 1 है वीडियो। अब पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है ना, इतना आप तब तक तैयार कर सकते हैं। याद रखिए, इसको पढ़ने के बाद में आपने बुक में या डाइजेस्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही बार में पढ़ करके, वीडियो एक बार पढ़ो आपको कंफर्म हो जाएगा। वीडियो देखो लेकिन ध्यान से पूरा, बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखते हो, नहीं तो कई बार आप डाइजेस्ट से पढ़ते रहते हो ना, ग्लूकोज का विखंडन क्या है, क्रेब्स चक्र क्या है, वो बार बार कंफ्यूज होता रहता है। ये पढ़ लीजिए, जो चार्ट आपको बनाकर भी दिया था, मैंने मिटाया यहाँ पर, कि वसी फैट का, प्रोटीन का, कार्बोज का पाचन कैसे होता है, वो आप तैयार रखिए, आपका लेसन ये तैयार हो जाएगा पार्ट 1 का। ठीक ना, पार्ट 2 का आप वेट कीजिए, जल्दी ही मैं आपको वो भी दूंगा। ओके, थैंक यू।